दोस्तों, खाने पीने के शौकीन लोग तो ये अच्छी तरह जानते होंगे कि हमारे खाने पीने का सामान बनाने में मैदा का कितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर चाहे वो समोसा हो, चाउमीन हो, मोमोज हो या फिर पेटीज। आमतौर से खाने पीने की ज्यादातर चीजों में मैदा का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय व्यंजन हो या फिर चाइनीज या फिर इटालियन फूड, इन सभी खानों में मैदा का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि हमारे घरों के किचन तक ये पहुंचने वाला मैदा आखिर बनता कैसे है? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हमारे साथ मैदा की फैक्ट्रीज में और देखिए कि मैदा किस तरह से बनता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, हमारे इस्तेमाल में आने वाला ये मैदा आटे की तरह गेहूं से ही बनता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि मैदा आटे के मुकाबले काफी अलग होता है। इसकी क्या वजह होती है? सबसे पहले हमें यही जान लेना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले गेहूं के बारे में कुछ जानकारी लेनी चाहिए। यहाँ आपको गेहूं के दाने के 3 हिस्से दिखाई देते हैं, जिसमें ऊपरी परत को ब्रेन कहते हैं। दाने की इसी परत में आपको फाइबर, मिनरल्स और विटामिन बी मिलता है और इसके बीच वाले हिस्से को एंडोस्पर्म कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं के बीचों बीच वाले हिस्से को जर्म कहा जाता है, जिसमें विटामिन और मिनरल्स बड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं। मैदा बनाने के लिए गेहूं के दाने से ब्रेन और जर्म नाम के हिस्से को अलग कर दिया जाता है और अब गेहूं के दाने में सिर्फ एंडोस्पर्म नाम का हिस्सा रह जाता है, जिसे पीस कर मैदा बनाई जाती है। और ये गेहूं का वो हिस्सा होता है जिसमें स्टार्च और ग्लूटेन की मात्रा पाई जाती है। चलिए अब जानते हैं मैदा बनाने की फैक्ट्री प्रोसेसिंग। मैदा बनाने के लिए सबसे पहले हमें पके हुए गेहूं की फसल चाहिए होती है, जिसे हार्वेस्टर की मदद से खेतों से काट लिया जाता है और यही हार्वेस्टर फसल से गेहूं के दाने को अलग भी कर देता है। इसके बाद साफ गेहूं को बोरों में भरकर ट्रक में लोड कर दिया जाता है और इसी ट्रक की मदद से ये गेहूं फैक्ट्री तक पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर फैक्ट्री के इंटीक पॉइंट या फिर डिपिंग पॉइंट पर गेहूं की इन बोरियों को खाली कर लिया जाता है। ये गेहूं का अंडरग्राउंड स्टोरेज होता है, जहां सबसे पहले गेहूं का थोड़ा सा सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। टेस्टिंग लैब में गेहूं के दानों में मौजूद प्रोटीन, ग्लूटेन, मिनरल्स के साथ साथ मॉइस्चर की भी जांच कर ली जाती है। टेस्टिंग में पास होने के बाद इस अंडरग्राउंड स्टोरेज में मौजूद गेहूं को कन्वेयर बकेट द्वारा फैक्ट्री के सबसे ऊपर मौजूद हिस्से में पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि ज्यादातर मैदा प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में टॉप टू बॉटम तकनीक को ही अपनाया जाता है। इसके बाद सबसे पहले नीचे उतारते हुए गेहूं को अपनी क्लीनिंग प्रोसेस से गुजरना होता है और इस क्लीनिंग प्रोसेस में सबसे पहला सेगमेंट होता है प्री क्लीनिंग प्रोसेस का। इसमें गेहूं को एक ड्रम सीवेज से गुजारा जाता है, जिसके अंदर एक बड़ी सी छलनी लगी होती है, जो गेहूं के अंदर मौजूद छिलके, प्लास्टिक और कागज को अलग करती रहती है। उसके आगे जाकर गेहूं पहुंच जाता है ग्रेविटी क्लीनर में, जिसमें कई तिरछी आकार की छलनियां लगी होती हैं, जिसकी वजह से गेहूं छलकते हुए इन छलनियों से नीचे की तरफ आता है और इस तरह इससे डालियां और डंठल या फिर दूसरी फसलों के दाने अलग हो जाते हैं। आगे बढ़ने पर गेहूं एक फ्लो बैलेंसर में पहुंचता है। इसी में एक स्टोरेज टैंक भी होता है, जो गेहूं को एक निश्चित मात्रा में ही आगे बढ़ाता है। इसके आगे बढ़ने पर गेहूं एक मैग्नेटिक स्टोनर से गुजरता है, जिसमें लगी हुई एक बड़े आकार की चुंबकीय प्लेट से गेहूं को गुजारा जाता है। इस तरह गेहूं में मौजूद कोई भी लोहे का टुकड़ा, कील, नट बोल्ट या फिर तार के टुकड़े इस प्लेट में चिपक कर गेहूं से अलग हो जाते हैं। इसके आगे जाने पर यही गेहूं वाइब्रो सेपरेटर से गुजरता है, जो हर वक्त वाइब्रेट होता रहता है। इसमें लगी हुई वाइब्रेट छलनियां गेहूं के दाने में चिपके हुए छोटे डंठलों या फिर सूखे टुकड़ों को साफ करता रहता है। आगे बढ़ने पर यही गेहूं डी स्टोनर में पहुंच जाता है। इसमें भी एक वाइब्रेट करती हुई जाली लगी होती है, जो लगभग 65 डिग्री के कोण पर झुकी हुई होती है और इसके नीचे से तेज हवा का फ्लो भी होता रहता है। इस वाइब्रेट होती जाली से गुजरने पर गेहूं में से कांच और पत्थर के टुकड़े नीचे बैठते रहते हैं, जबकि वाइब्रेशन की वजह से गेहूं लगातार उछलता रहता है और नीचे से आने वाली हवा इसे और भी ज्यादा उछाल देती है। इसके बाद ये गेहूं छलकता हुआ नीचे की तरफ बढ़ जाता है और नीचे जाकर एक कंटेनर में जमा होता रहता है। वहीं कंकड़, पत्थर और छोटे छोटे कांच के टुकड़े गेहूं से अलग होकर दूसरे कंटेनर में जमा होते रहते हैं। इसके आगे जाकर गेहूं एक स्कूरर में पहुंचता है, जहां पर ड्रम में एक रोल लगा होता है और इसी ड्रम की सतह पर छोटे छोटे नुकीले दांते से बने होते हैं। जब ड्रम की सतह और इन दांतों के बीच गेहूं पहुंचता है, तो घर्षण की वजह से ये दांते गेहूं पर चिपके हुए धूल मिट्टी के कण को बिल्कुल साफ कर देते हैं। इसके बाद यही गेहूं एस्पिरेशन चैनल से गुजारा जाता है, जिसमें लगे पंखे से ऊपर से नीचे गिरते गेहूं में से बारीक भूसे और धूल मिट्टी को भी उड़ाकर बाहर कर दिया जाता है।
इसके बाद हमारे पास लगभग साफ गेहूं मौजूद होता है, लेकिन आगे जाने पर इसी गेहूं को फाइनल क्लीनिंग के लिए एक बार और ग्रेन वॉशर में डाला जाता है, जहां पर इसे पानी की मदद से अच्छी तरह से साफ कर दिया जाता है। और अब गेहूं के अंदर बची कुची थोड़ी सी भी गंदगी पूरी तरह से साफ हो जाती है और इसी मशीन से गंदा पानी और धुले हुए गेहूं अलग अलग हो जाते हैं और आगे बढ़ने पर ये ग्रेन ड्रायर में पहुंचकर सुखा लिए जाते हैं। इस ड्रायर में इलेक्ट्रिक हीटर और पंखे होते हैं जो कन्वेयर पर लगातार हवा देते रहते हैं और इस तरह कन्वेयर से गुजरा हुआ गेहूं सूखता जाता है। इस सूखे हुए गेहूं को कन्वेयर की मदद से स्टोर रूम तक पहुंचा दिया जाता है, जहां पर इस साफ सुथरे और सूखे गेहूं को स्टोर कर लिया जाता है। अब अगर फैक्ट्री में सादा आटा बनाना होता है तो इसी स्टोर से कन्वेयर की मदद से गेहूं को फैक्ट्री मिल तक भेज दिया जाता है, जहां से पिसने के बाद यहां हमें सादा आटा मिल जाता है। लेकिन अगर मैदा बनानी होती है तो इन स्टोर से निकालकर गेहूं को मॉइस्चर मेजरिंग डिवाइस से गुजारा जाता है। इस डिवाइस में मौजूद माइक्रोवेव्स और ऑप्टिकल सेंसर गेहूं में नमी का पता लगाने का काम करते हैं। इसके आगे बढ़ते हुए गेहूं टर्बुलाइजर डैम्पनर में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर इस गेहूं में जरूरत के हिसाब से पानी मिला दिया जाता है। इस मशीन में रहकर ही गेहूं की नमी 7 से 20% तक बढ़ जाती है और इसी तरह के गेहूं को एक होल्डिंग टैंक में लगभग 12 घंटे के लिए रखा जाता है। इसमें रखने के बाद गेहूं के बाहर का हिस्सा सख्त हो जाता है और गेहूं के अंदर का हिस्सा यानी कि एंडोस्पर्म अभी भी मुलायम रहता है। इसी कंडीशन में ये गेहूं क्रैकर मिल में भेजा जाता है, जहां पर 2 रोलर्स मौजूद होते हैं। ये दोनों ही रोलर अलग अलग स्पीड में घूमते हैं और इन दोनों ही रोलर्स के बीच में हल्का सा गैप भी होता है और इसी गैप की वजह से इन दोनों ही रोलर्स के बीच में गिराए गए गेहूं के दाने पिसते नहीं हैं, बल्कि अखरोट की तरह बीच में से खुल जाते हैं और इसके बाद गेहूं के दाने से ब्रेन, जर्म और एंडोस्पर्म अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। ये एक दरदरे मिक्सचर की तरह होता है जिसमें गेहूं के ये तीनों ही पार्ट्स मिले होते हैं। अब इन सभी भागों को अलग अलग करने के लिए इस मिक्सचर को प्यूरिफायर से गुजारा जाता है, जिसमें वाइब्रेट होती हुई छलनियां मौजूद होती हैं, जिनकी जाली का साइज ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए छोटा होता जाता है। अब क्रश हुए इस मिक्सचर को इस प्यूरिफायर में गिराया जाता है। वाइब्रेट होने की वजह से ये मिक्सचर इन छलनियों पर उछलता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जाता है, जबकि नीचे से आने वाली गर्म हवा इस मिक्सचर में मौजूद ब्रेन और जर्म पार्ट को हल्का करके ऊपर की तरफ उठा देती है, जबकि एंडोस्पर्म भारी होने की वजह से नीचे की तरफ गिरता रहता है और ये गर्म हवा इसे लगातार सुखाती भी रहती है। इन छलनियों से होकर गुजरते हुए एंडोस्पर्म के टुकड़े नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, जबकि ब्रेन और जर्म एक साइड में इकट्ठा होते रहते हैं। इन्हें बाद में दोबारा से मिल में भेज दिया जाता है। प्यूरिफायर के निचले हिस्से में इस समय आने वाले एंडोस्पर्म के टुकड़ों को हम सेमोलिना या फिर सूजी कहते हैं और इसी सेमोलिना को आगे जाकर रोलर मिल में भेजकर ग्राइंडिंग रोलर में पीसा जाता है। ज्यादा बारीक करने के लिए इसे एक के बाद एक लाइन में लगे कई रोलर्स में पीसा जाता है और ये तब तक बारीक की जाती है जब तक इसके पार्टिकल का साइज 200 माइक्रोन से कम ना हो जाए। यहाँ से ये प्लांट शिफ्ट में भेज दी जाती है। इसमें मौजूद कई बारीक छलनियों के लगातार हिलने की वजह से बारीक पिसी हुई सेमोलिना ही नीचे तक पहुंच पाती है और मोटे बचे हुए पार्टिकल को दोबारा से ग्राइंड रोलर्स में भेज दिया जाता है। इसके बाद मिलने वाले सबसे बारीक पार्टिकल का साइज 10 से 100 माइक्रोन के बीच होता है, जिसे हम और आप अपनी बोलचाल की भाषा में मैदा कहते हैं, जो कुछ समय हवा में रहने के बाद अपना सही रंग भी ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, पहले ये सफेद रंग की नहीं होती है, लेकिन हवा लगने के बाद ये अपना सही कलर टेक्सचर पाती है। वहीं कुछ कंपनियां इसे सही टेक्सचर देने के लिए इस पर ऑक्साइड या फिर ब्लीच का इस्तेमाल भी करती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने अपने घर में इस्तेमाल होने वाली मैदा के बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।